ओम मंगलाय नमः, भूमिपुत्राय नमः, धनप्रदाय नमः। नमस्कार मित्रों, क्या आपकी कुंडली मांगलिक है, यानी आप मंगल दोष से पीड़ित हैं? क्या कहीं आपकी जन्म पत्री में मंगल दोष है या मंगल योग है? मांगलिक योग होता है या मंगलिक योग होता है? ये संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मंगल से पीड़ित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, शुभ अशुभ ग्रह क्या होते हैं, मंगल किस स्थान पे मांगलिक योग बना करके भी शुभ होता है, मंगल किस किस स्थान पे मांगलिक न बना करके भी अशुभ होता है, यानी बलवान मंगल कैसे होता है और कमजोर मंगल क्या होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। देखिए, पूरा वीडियो देखने से पहले आप इन अंकों को अच्छे से याद कर लें। अगर आपको जन्म पत्री जानना है, जन्म पत्री सीखना है, आप घर बैठे अपनी जन्म पत्री अपने आप अपने रिश्तेदारों की जन्म पत्री देखना सीख रहे हैं, तो 12/9/12 = 28, यानी ये अंक याद रख लेना। ये अंक ही इस जन्म पत्री में संपूर्ण सार है। अगर ये अंक आपको याद रहेंगे 12/9/12 27 + 1 28, तो आप जन्म पत्री सीख सकते हैं, जन्म पत्री जान सकते हैं, जन्म पत्री पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें, बाकी ग्रहों की तरह मंगल भी एक ग्रह है और 12 भाव, जो 12 खाने हैं जिनको 12 हाउस भी बोलते हैं, इन 12 भावों में जो पार्टिकुलर कुछ भाव ऐसे हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, इन स्थानों पे अगर मंगल होता तो मांगलिक योग बनाता है। वो दोष में कन्वर्ट कब होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे कि मांगलिक योग होते हुए वो मांगलिक दोष में कैसे कन्वर्ट हो गया, और मांगलिक दोष के कारण से वैवाहिक जीवन में या जीवन की अन्य क्या क्या दुष्परिणाम दुष्प्रभाव होते हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। देखो, 12 भाव में जो पहला भाव है, चौथा भाव है, 7वां भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है, अगर इसमें मंगल स्थित है तो मांगलिक बनते हैं। जैसे कि ये रेड कलर दे रखा है ना, ये 12 भाव हैं, इसमें अंकों में मत जाना, ये अंक राशियों के हैं, ये राशियों के अंक उसी प्रकार से हैं। ये एक आकाशीय चित्र है और इसमें ये अंक राशियों के प्रतिनिधित्व, यानी जहां पे 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब मेष राशि है, वो 1 नंबर खाना नहीं है। दूसरी बात, जन्म पत्री जानने से पहले एक बात और सीख लें कि जैसे घड़ी है ना, तो घड़ी से विपरीत चलना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर जन्म पत्री देखना है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज बनना ही पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज ही ग्रहों की दृष्टि होती है, एंटी क्लॉकवाइज ही ग्रहों के नंबर होते हैं। जैसे इस जन्म पत्री में आप देखो, इस जन्म पत्री में 1 में मंगल है, 1 के बाद देखो एंटी क्लॉकवाइज नंबर लिखे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मंगल 1 में है, 4 में है, 7 में है, 8 में है, 12 भाव में। ये भाव हैं और इसमें ये राशि भी दर्शाई हुई है अंक के। अगर ये अंक हटा दे तो भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 भाव ही रहेंगे। इन राशियों के अंक जहां पे भी स्थित है, राशियां बदलती रहती है, लेकिन ये भाव स्थिर है, यानी ये 12 के 12 भाव स्थिर है, जिसमें 4 ये केंद्र हैं और 2 कोने ऊपर देख रहे हैं, 2 कोने इधर हैं, 2 कोने पश्चिम में हैं, 2 कोने दक्षिण में हैं, यानी चारों दिशाओं में 2-2 कोने हैं। जिस तरह से घड़ी अच्छे बुरे समय का ज्ञान तय करती है और हर अच्छे बुरे समय के जाने का भी एक समय तय है, उसी तरह से जन्म पत्री में अगर मंगल का दोष है ना, उसका जाने का समय भी निर्धारित है। मंगल दोष कब है, कहाँ तक है, कितना है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। जो लगन से, यानी मार्स का जो दोष, मंगल का एक नाम मार्स भी है, और मार्स से ही देखो मार्शल भी बनता है, यानी राजयोग भी यही मंगल बनाता है। महिला की जन्म पत्री में अगर ये मंगल होता है तो कुड़ी मंगली करके और लड़की को ऐसा भावना भर देते हैं, ये मंगलिक शब्द ऐसा बना दिया गया है कि जैसे कि बहुत बड़ा वो है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। मंगलिक या मांगलिक, देखो मांगलिक शब्द हर एक
कार्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। और इसको दोष में कन्वर्ट कर दिया, मंगल दोष। तो मंगल का दोष नहीं, मंगल योग है। अब आपको क्रम वाइज सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। जैसे वो अंक आपने याद कर लिए, 12, 9, 12, 27। 12 का मतलब 12 ये भाव, और दूसरा 9 का मतलब ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु, राहु, ये 9 ग्रह। और फिर 12 राशियां, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये आपको याद होनी चाहिए। और 27 + 1 अभिजीत को मिलाकर के 28 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि, ये नक्षत्र आपको नेट पे या कहीं पे सर्च करके ये चीजें आप पहले याद कर ले। फिर आप अपनी जन्मपत्री खोल करके बैठ जाएं, आपको पता लग जाएगा कि आपका मंगल अच्छा है या बुरा है। वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में, इस 1 से सवा डेढ़ घंटे में आपको संपूर्ण जन्मपत्री पढ़ना आप सीख जाएंगे। आप विचार कीजिए, मंगल का जो प्रभाव है वो अगर इन भावों में होता है तो दाम्पत्य जीवन में क्या असर पड़ता है। अष्टम भाव में अगर मंगल होता है तो मांगलिक सुख होता है या मांगलिक दुख होता है, वो सारा आपको इसमें पता लगेगा। मंगल, इसके अतिरिक्त सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हम 5 बातों का विचार करेंगे इस वीडियो में। क्या कि मंगल के कारण से स्वास्थ्य के ऊपर असर क्या है, भौतिक संपदा के ऊपर असर क्या है, दाम्पत्य सुख के ऊपर असर क्या है, अनिष्ट प्रभाव मंगल का क्या है, और जीवन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मंगल की शक्ति कैसी है जन्मपत्री में। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मंगल ग्रह का जातक कैसा होता है। आप ये मान के चलें, मंगल से प्रभावित अगर अच्छा मंगल आपकी जन्मपत्री में है, प्रभावशाली मंगल अगर आपकी जन्मपत्री में है, तो आप लक्ष्योन्मुखी होते हैं, यानी अपने लक्ष्य के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। ऐसा मंगल अगर आपका है तो आप दृढ़ निश्चयी हैं, आप जिद्दी भी हैं, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उनके लक्ष्य और विचार अडिग रहते हैं। मंगल के कारण से जन्मपत्री मिलान में 8 चैप्टर होते हैं, ये आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन मंगल ग्रह के कारण से व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानते और अपनी प्रवृत्ति सहज नहीं रख पाते, उनमें रुकने की क्षमता नहीं होती, वो चलते ही रहते हैं। भले ही इसके लिए उन्हें बिना नींद, बिना भोजन के भी परिश्रम करना पड़ो, मंगल वाले व्यक्ति ये सब करते हैं। दूसरी बात, मंगल के कारण से करियर में सफलता। मंगल ग्रह खेल का, कौशल का, वीरता का, साहस का, नेतृत्व क्षमता का, अच्छा शारीरिक गठन का जैसे सकारात्मक गुण प्रदान करता है। मंगल ग्रह ऐसे मानसिक कौशल का विकास करता है या मंगल ग्रह के कारण से ऐसा आशीर्वाद मिलता है जो किसी भी चीज को गहराई से व्यक्ति खोज लेता है, जिसके ऊपर अलग से एक मंगल ग्रह की प्रतिष्ठा होती है। दूसरा, मंगल के कारण से, मंगल ग्रह के कारण से, मंगलिक इस योग के कारण से ईश्वरीय कृपा बहुत होती है। मांगलिक दोष वाले जो भी व्यक्ति होते हैं लगातार अपने अंतर्ज्ञान और देवीय कृपा द्वारा हमेशा निर्देशित होते रहते हैं, यानी उनको देवीय कृपा अंदर से ऊर्जा या इंट्यूशन पावर कहें वो मिलती ही रहती है। उनका स्पष्ट विवेक और मंगल ग्रह की ऊर्जा का उच्च स्तर उन्हें ईश्वरीय कृपा के करीब ले जाता है। दूसरा, जीवन में सही साथी चुनना, ये भी एक जो है ना मंगल के कारण से ये गुण व्यक्ति में आते हैं। छुपे हुए आशीर्वाद के रूप में मंगल दोष जातक को अपना वास्तविक जीवन साथी चुनने के लिए पर्याप्त समय देता है। यानी तभी तो देखते हैं ना कि मंगलिक है, मंगलिक लड़का चुनेंगे, मंगलिक अगर लड़का है तो मंगलिक लड़की चुनेंगे, उसमें अच्छे से देखभाल होती है। 2, 5, 10 एस्ट्रोलॉजर से आप विचार विमर्श करते हैं, ज्ञानी बुद्धिमानी लोगों के संसर्ग में आप आते हैं, तो इसके कारण से जीवन साथी चुनने में सही और बहुत सा समय मिलता है, जिससे कि परिपक्वता आती है और अलग स्तर का जीवन साथी आप चुन पाते हैं। ये मांगलिक होने के फायदे हैं। मान लो आपका लगन मंगल
लगन में मंगल है, यानी कि जो 2 का अंक है, ये 2 का अंक तो राशि की सूचना है, यानी ये अंक तो राशि की सूचना है, यानी इस 2 जहाँ पे लिखा हुआ है ये पहला खाना है, प्रथम हाउस है, लगन भाव बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपका मंगल है तो प्रथम भाव का मंगल आपको साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, और अगर आप जिद्दी न बने, जिद न करें, तो आपको एक सहनशील और योग्य व्यक्तित्व आप में मंगल देता है। आपके चेहरे की चमक बहुत अलग होती है, निराली होती है। ऐसा व्यक्ति जिसका लगन में मंगल होता है वो समस्याओं को आसानी से निपटा लेता है। चौथे भाव में मंगल, जहां 5 अंक लिखा हुआ है, यानी चतुर्थ भाव है ये, अगर इसमें मंगल अगर आपका है और इससे आप मांगलिक हैं, तो चौथे भाव का मंगल शक्तिशाली, पराक्रमी, ये तो बनाएगा आपको, लेकिन ये दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की इनमें क्षमता होती है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होता है, ये अपनी वार्तालाप से, अपने बातचीत से दूसरों को जल्दी आकर्षित करते हैं। ये मंगल का पॉजिटिव प्रभाव। हालांकि ऐसे जातक अपने क्रोध पे काबू नहीं रख पाते, इनको क्रोध पे काबू रखना चाहिए और जिद्दीपना छोड़ना चाहिए। हनुमान जी की उपासना, वो उपाय में आपको बताएंगे कि आपको क्या उपासना करनी है। अब सप्तम भाव, जहां पे 8 अंक लिखा हुआ, सप्तम भाव से अगर आप मांगलिक हैं, सप्तम भाव में आपका मंगल है, तो यह आपको संपत्तिशाली तो बनाएगा, उच्च पद तो दिलाएगा, सेना में, पुलिस में बड़ा पद आपको दिलाएगा, या आप इंजीनियरिंग आदि वर्क में आप योग्य बॉस बनेंगे। तो ये सप्तम भाव का मंगल आपको शांतिपूर्वक रहन सहन करना भी सिखाएगा। इस समय आप अपने जीवन साथी से थोड़ा सा सीख लें और जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर रहें, और चित्र के अनुसार आप कार्तिकेय जी की पूजा अर्चना वंदना समय समय पे करते रहें। इससे सप्तम का मंगल का दुष्परिणाम आपको नहीं होगा, जो पॉजिटिव परिणाम है वो ही आपके जीवन में आपको मिलता रहेगा। अब अष्टम भाव का मंगल, यानी 8वें भाव में अगर मंगल है, जैसे कि आगे चित्रों में आप देख लोगे, तो ये अकस्मात धन लाभ कराता है एक बात, और कोई भी शत्रु अष्टम मंगल के सामने टिक नहीं पाता। हालांकि ऐसा जातक अपने विचार दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं, ये एक नेगेटिव प्रभाव देता है, लेकिन ये जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं जिनका अष्टम भाव में मंगल हो। द्वादश भाव, जो 12वां भाव है, जिसमें मंगल 4 नंबर पे इस जन्मपति में, हाथ से बनी हुई जन्मपति में 4 अंक लिखा हुआ है, 12वें भाव का मंगल अगर है आपका, तो ये सुख समृद्धि पूर्वक जीवन यापन कराता है एक बात, विदेश यात्रा कराता है, ये भी पॉजिटिव बात, और विदेश से बहुत प्रचुर मात्रा में धन कमाता है, यानी कि विदेशी मुद्रा जीवन में व्यक्ति खूब उपयोग करता है या कमाता है, ये इसका पॉजिटिव प्रभाव है। और लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव क्या है? द्वादश का मंगल संबंधों को खराब कर देता है, थोड़ा सा विलासिता पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर देता है। तो आप विलासिता पूर्वक जीवन जीने की बजाय धार्मिक जीवन जिए तो इसका दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अपने पत्नी या पति के प्रति, यानी अपने जीवन साथी के प्रति शंका कुशंका न रखे, सहयोग रखे। शंका कुशंका रखने से मंगल अपना दुष्परिणाम और ज्यादा देता है, बल्कि उसको सहयोगात्मक अगर आप देखेंगे तो ये दुष्परिणाम मंगल का नहीं होगा। तीसरी बात हम आपको बता दें कि मंगल का सिंपल किसी भी भाव में मंगल बैठा हो, हनुमान जी की उपासना आप करें। दूसरा, खाने पीने में क्या बदलाव करें? देखो, मंगल का घर में कहाँ पे निवास है? जहाँ पे अग्नि है। अग्नि कहाँ पे है? रसोई घर में है। एक तो रसोई घर में आप थोड़ा बहुत कुछ बनाना सीख ले, या अपनी पत्नी या जो भी आपका रसोई पका रहे हैं उनका सहयोग करें, और गर्म भोजन करना शुरू कर दें, यानी आप गर्मा गर्म ही भोजन शुरू करें। टिफिन भी अगर आप ले जा करके, अगर आप ऑफिस आदि में अपना लंच कर रहे हैं तो उसको गर्म कर लें, और गर्म भोजन करने से ये मंगल का दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं आएगा। नहीं तो जो द्वादश भाव का मंगल होता है वो पेट की पीड़ा देता है, और ब्लड से संबंधित पीड़ा देता है, वो पीड़ा आपको नहीं मिलेगी। आप गर्म भोजन करें। तीसरा, आप
शहद का सेवन करें किसी भी रूप में, गर्म पानी के रूप में सेवन करें या किसी भी रूप में आप शहद का सेवन जरूर करें। इससे भी मंगल का दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा, जो अच्छा परिणाम है वो ही आपको मिलता रहेगा। और एक उपाय आप ये भी करें, गुड़ खाएं। गुड़ खाने से भी मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो भी कम होगा। और चने खाएं। चने और गुड़, देखो ये एक प्रसाद में होता था, चना और गुड़। बंदरों को भी देखो गुड़ और चना डालने की लाल किताब आदि में इजाजत दी जाती है कि मंगल का दुष्परिणाम है तो आप गुड़ और चना बंदरों को डालें, बल्कि ये स्वयं भी सेवन करें। आप डालें, अच्छी बात है, लेकिन गुड़ और चना क्या है, गुड़ मंगल का प्रतिनिधित्व हो गया, सूर्य का प्रतिनिधित्व भी हो गया, और चना बृहस्पति का प्रतिनिधित्व हो गया। देखो जिस जिस मंगल को अगर गुरु का साथ मिल जाए, यानी जन्मपत्री में ऐसे योग भी हैं जो मांगलिक दोष को खत्म कर देती है, यानी गुरु के कारण से आदि आदि, वो एक जन्मपत्री का विषय है, टेक्निकल विषय है, वो दूसरे वीडियो में आपको जन्मपत्री जब संपूर्ण रूप से आपको बताएंगे तब आप सीख पाएंगे। लेकिन अभी आप इतना जान लें कि गुड़ और चना, चना बृहस्पति का प्रतिनिधित्व है, अगर ये खाने से और बृहस्पति ग्रह अगर शरीर में अनुकूल हो गया, यानी जिस भी मंगल वाले ग्रह को गुरु का सानिध्य मिल गया, खाने पीने में आपने वो किया तो आपको लाभ। दूसरा, गुरु मतलब श्रेष्ठ, जो भी आपसे श्रेष्ठ है उसका सानिध्य आप हमेशा करो। देखो मंगल वाले व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, सफल योद्धा होते हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल देखें, इतिहास में देखें, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए वो मंगल के अधीन हैं, लेकिन उनका गुरु का सानिध्य जिन जिन लोगों को मिला तो उन्होंने अत्याचार अनाचार नहीं किया, युद्ध जीते, पराक्रम किया, लेकिन अत्याचार अनाचार नहीं किया। और जिन लोगों का गुरु का सानिध्य नहीं मिला, वो चाहे किसी मजहब आदि के हों, तो वो आपने देखे होंगे, वो अत्याचार अनाचार साहसी तो वो भी थे, पराक्रमी थे, ताकतवर थे, मंगल ने वो सारे गुण तो दिए, लेकिन उनका मंगल नेगेटिव था, उनका मंगल कमजोर था, उनका मंगल क्रूर था, तो उसको गुरु का सानिध्य नहीं मिला, इसलिए वो अत्याचार अनाचार करेंगे। एक उदाहरण से आप समझ ले, एक आपको पौराणिक उदाहरण देते हैं, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान का नाम आप जानते हैं, उन्होंने 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया। पृथ्वीराज पराक्रमी थे, बहुत पराक्रमी थे, लेकिन ताकतवर तो मोहम्मद गोरी भी था, और उसको 17 बार उन्होंने पराजित किया। तो 17 बार, क्योंकि उनको गुरु का सानिध्य था, उनको गुरु यानी एक सलाहकार उनका हमेशा उनके साथ रहता था, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हरा दिया, छोड़ दो, हरा दिया, छोड़ दो, ये और ये सनातन धर्म की विशेषता भी है, इसको इस एंगल से भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब पलड़ा मोहम्मद गोरी के आया और 18वीं बार उन्होंने उनको बंधन कर लिया, तो उन्होंने माफ नहीं किया, क्योंकि उनको गुरु का सानिध्य नहीं था। उनके जितने भी सहयोगी थे ना वो क्रूर थे, यानी वहां राकेश का संबंध था। राकेश का मतलब यहाँ पे क्या है, राहु केतु शनि। राकेश कोई व्यक्ति का नाम हो उसके ऊपर मत जाना, राकेश नाम बहुत बढ़िया है, चंद्रमा का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, सुंदर नाम है। लेकिन मैं यहाँ राकेश जो आपको बता रहा हूँ वो राहु के केतु शनि राहु। तो जहां पे राकेश का संबंध मंगल से हो जाए तो व्यक्ति कैसा बनता है, साहसी बनता है, लेकिन क्रूर बनता है। अगर मंगल का संबंध गुरु से हो जाए, चंद्रमा से हो जाए, तो वो व्यक्ति साहसी पराक्रमी यानी कि योद्धा भी बनता है, लेकिन वो अत्याचार नहीं करता। अब आप थोड़ा सा आपको समझ में लगेगी, पहले आप मंगल की उत्पत्ति के बारे में जान लो, मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर आप समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार अगर हम देखें तो मंगल की उत्पत्ति भगवान शंकर के पसीने से हुई। एक बार की बात है कि एक अंधकासुर नाम का राक्षस था, उसने बहुत आतंक मचा रखा था। सभी देवता लोग मिल करके भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान शंकर आप ही ने इसको आशीर्वाद दे रखा है, ये किसी के बस में नहीं आ रहा, बहुत अत्याचार अनाचार त्राही त्राही कर रखा है इसने, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शंकर उसको पहले तो समझाए, भाई तू ऐसा मत कर, लेकिन वो नहीं माना, तो भगवान शंकर से युद्ध हुआ। और युद्ध के दौरान
भगवान शंकर के मस्तक से पसीना निकला और वो पसीना पृथ्वी के ऊपर गिरा और पृथ्वी का वो जो भूभाग है वो उज्जैन है। उज्जैन में ही मंगलनाथ भगवान का मंदिर है जहाँ मांगलिक आदि की विधिवत पूजा भी होती है और वो मंगल वहीं पैदा हुए, ऐसा पौराणिक मान्यता है। तो देखो मंगल कहाँ से पैदा हुए? भगवान शंकर से। किस अवस्था में पैदा हुए? युद्ध की अवस्था में। ये देखो, ये हमारे सनातन धर्म की यही तो विशेषता है, युद्ध की अवस्था में। पसीना यानी पसीना का मतलब चंद्रमा, जल, यानी मंगल पैदा हुए पसीने से और भूमि से पैदा हुए। तभी एक श्लोक भी है और मंगल को इस श्लोक से प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। वो आप श्लोक भी आपको मैं बताता हूँ। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋण हर्ता धन प्रदा। फिर सुनो, मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋण हर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावरोधक। ये मंगल भूमि के पुत्र हैं, जैसे वहां पसीना गिरा और वही मंगल पैदा हुआ। भूमि पुत्रश्च ऋण हर्ता धन प्रदा, यानी कर्जे को हरण करने वाले हैं, धन को देने वाले हैं। स्थिरासन है, यानी स्थिर हैं, अपने आसन पे अडिग हैं, अपने विचारों पे अडिग है, अपने साहस पे अडिग है। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋण हर्ता धन प्रदा स्थिरासन महाकाया, और महाकाय हैं यानी बलवान शरीर के मालिक हैं। महाकाय सर्वकर्मावरोधक, और जो सभी कर्मों में अवरोधक भी बनते हैं, अड़चन भी डालते हैं और सब कर्म साधक भी बनते हैं। यानी ये मंगल का एक स्वभाव ही है। मंगल पैदा ही जो युद्ध के दौरान हुए, तो पराक्रम होना, तेज होना, साहस होना एक स्वाभाविक है। और इस तरह से जो ये मंगल आपको ये त्रिकोण का ये जो बना रखा है रेड कलर का, आप देख रहे हैं कि आप लगन से मांगलिक हैं, आप चौथे भाव से मांगलिक हैं, आप सातवें भाव से मांगलिक हैं, 12वें भाव से मांगलिक हैं, अष्टम भाव से मांगलिक हैं। यानी इन अंकों पे मत जाना। अंक तो राशि के हैं, 12 राशि आपको बताया था ना, 12, 9, 27, यानी जो 12 राशि हैं मेष वृष आदि, उनके अंक है। ये राशियां बदलती रहती है। या आप इसको ये समझ लो, ऐसे आप नहीं समझें कि मान लो नई गाड़ी है और नई गाड़ी को अगर हम चला कर ले जा रहे हैं, लेकिन नेविगेशन डालेंगे यानी एड्रेस होगा ना, तभी तो वहां पे हम पहुंच पाएंगे। या मन में ये होगा कि हमें वहां जाना है, तभी हम पहुंच पाएंगे। यानी कि आप इसको ये मान लो कि फलां व्यक्ति मुकेश दिल्ली में रहता है। जब दिल्ली में रहता है ये हमको मालूम है, तभी तो हमें पता है कि मुकेश वहां रहता है, सुरेश वहां रहता है, बॉम्बे रहता है, कलकत्ता रहता है। तो ये राशियां इस बात का इंडिकेशन है। आकाश में अगर 12 भागों में बांट दो, तो 12 भाग में इस भाग में मेष राशि है, इस भाग में वृष राशि है, इस भाग में कन्या तुला आदि, ये 12 राशियां हैं। और उन 12 राशियों में कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ है, ये सब चलायमान है। हमेशा मंगल मेष राशि पे थोड़ी रहता है, 1.5 महीने बाद वृष पे आ जाएगा, फिर मिथुन पे आ जाएगा, तुला पे आ जाएगा, बदलती रहती है। इसी तरह से जन्म का जो मंगल है तो वो गोचर में बदलता भी तो रहता है। या जन्म से आप मांगलिक नहीं है, गोचर में आप मांगलिक बनते भी तो रहते हैं। ये सारी चीजें आपको जान लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि मंगल का प्रभाव कब ज्यादा है, क्रूर कब है, और कब उसके लक्षण जो है ना हमको विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। और उस विपरीत दिशा में जाने के लिए कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए, कौन कौन से उपायों से हम मंगल के इस दुष्परिणाम से बच जाएंगे, ये जान लेना चाहिए। अब मंगल के अनुसार हमने आपको बताया था कि 8 विधाएं हैं, यानी कि मंगल का मिलान जन्मपत्री में करने के साथ साथ में अष्टकूट मिलान भी कर लेना चाहिए। वो 8 कूट यानी कि 8 जो है ना एक चैप्टर है, ये मान लो आप। और अष्टकूट मिलान के बाद ही जन्मपत्री का पूरा मिलान माना जाता है। 8 कूटों के मिलान से में जो जो अंक आएंगे उसी अंक को हम मिलान का अंक बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि 8 कूटों में वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट और नाड़ी, ये 8 हैं। तो वर्ण के 1 हो गए, वैश्य के 2 अंक हो गए, तारा के 3 अंक हो गए, योनि के 4 अंक हो गए, ग्रह मैत्री के 5 और गण के 6,
बकुट के 7 और नाड़ी के 8, ये टोटल कर करके 36 अंक होते हैं। इन 36 अंकों में 18 से 22 मिलते हैं, सामान्य मिलान है, और 22 से 28 तक अगर मिलते हैं तो सर्वोत्कृष्ट मिलान माना जाता है। ऐसी ही जन्मपत्री मिलान का ये आपको एक अलग वीडियो हम आपको बना करके बताएंगे कि 8 कूट क्या क्या हैं, वर्ण क्या है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जो वर्ण है ना जो हमारे जीवन की है वो नहीं, ये ज्योतिष के वर्ण अलग है नाम यही है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ये वर्ण किस राशि से बनते हैं, कैसे, कौन कौन से राशि वाले किस वर्ण के होते हैं, वो सारा इस एक नया वीडियो आपको बनाएंगे और उस वीडियो में आपको हम समझाएंगे। आज मांगलिक दोष के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर ये मांगलिक दोष आपका लगन में है, आपके चौथे भाव में है, आपके सप्तम भाव में है, आपके अष्टम भाव में है, आपके द्वादश भाव में, तो ये आपने जान लिया कि वो मंगल पॉजिटिव प्रभाव भी देगा और नेगेटिव प्रभाव भी देगा। अब पॉजिटिव प्रभाव को लेने के लिए भी आप पूजा अर्चना वंदना करें और नेगेटिव प्रभाव को रोकने के लिए आप पूजा अर्चना वंदना करें, क्योंकि नेगेटिव प्रभाव जीवन में न आए, यही तो हमें हमारा धर्म सिखाता है कि नेगेटिव से हम बचें। अस्तो मां सद्गमय, हमारा जो वेद का उपनिषद का मंत्र है, अस्तो मां सद्गमय। अरे हम जो है झूठ से अच्छाई की तरफ जाएं, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएं, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ जाएं, और जो हमारे लिए बुरा है वो हमारे को न आए, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मंगल का अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना विशेष क्यों बताएगी? देखो, हनुमान जी जैसा मैनेजमेंट पावर कहीं नहीं है। हनुमान जी अडिग है, हनुमान जी देवता हैं वो नहीं। अगर हनुमान जी को हम वैसे व्याख्या करें तो हनुमान जी साहसी हैं, पराक्रमी हैं। तो जो और हनुमान जी सर्व गुण निर्धाता हैं, सभी काम को विधिवत करने वाले हैं। जैसे आप हनुमान जी की लंका गमन की एक प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी अपने आप एक तुरंत निश्चय लेने वाले हैं। तुरंत निश्चय का मतलब यह है कि जैसी परिस्थिति खड़ी होती है वैसा ही वो तुरंत निर्णय लेते हैं। अगर हनुमान जी गए और रास्ते में उनको अगर राक्षसी मिली तो उन्होंने उसको उसी अनुसार अपने आप को तुरंत निर्णय लिया और वो वहां से बच करके अपने कार्य में अग्रसर रहे। अगर पहाड़ पर्वत मिला तो उनको वैसे निर्णय लिया, राक्षसी मिली तो उसको वैसे निर्णय लिया, और लंका पहुंचे। हनुमान जी तेल पूछ में लगाया और पट्टी वट्टी बांधी, कपड़ा बांधा, ये सब रावण आदि ने जो भी किया, रावण के अनुचरों ने जो भी किया, तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट देखो, सब कुछ जो रावण का, हनुमान जी की सिर्फ पूंछ थी, लेकिन उनकी बुद्धि चातुर्यता और उनका मैनेजमेंट जली किसकी? लंका, रावण की। तो ये एक मैनेजमेंट गुण हनुमान जी को जीवन में उतारना है। हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा करना वो अच्छा है, लेकिन हनुमान जी के मुताबिक मांगलिक लोगों को अपने आप को मैनेज करना है। अपने बॉस को कैसे जो है ना खुश रखा जाए। बॉस ने तो सिर्फ इशारा किया था, यानी भगवान श्री राम को अगर बॉस के रूप में हनुमान जी को देखें तो उन्होंने तो सिर्फ इशारा किया था कि चूड़ामणि ले जाओ, सीता की खोज करो, लेकिन उसमें जो जो आने वाली बाधाएं थी वो उन्हें स्वतः ही निर्णय लिया। ऐसे ऑफिसों में देखते हैं, बॉस भी मंगल ग्रह से पीड़ित और बॉस का जो नीचे वाला वो भी पीड़ित, दोनों का जो है ना बनती नहीं है, और नाना तरह के कैरियर में उठापटक आए दिन सुनने को मिलती है। तो आप मंगल की तरह बॉस के इशारे को समझ करके आप अपने ऑफिस में कार्य करें, निश्चित रूप से आप सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे, आपका बॉस भी खुश और आप भी एक बहुत बढ़िया तरीके से और एक अच्छा करियर को आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरी बात, मंगल के अनुसार अगर हम निजी संबंधों को देखें ना, तो निजी संबंधों को आप लक्ष्मण जी की मूर्ति ध्यान में रखें। भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण
तो लक्ष्मण जी वैसे तो शेषावतार हैं लक्ष्मण जी, लेकिन उसको एक बार मंगल के अधीन मान लें, और मंगल के अधीन उनको क्रोध जल्दी उत्साहित होते थे, क्रोध बहुत आता था, पराक्रमी थे, लेकिन उनको सानिध्य योग था। मंगल के साथ में जैसे जैसे जो ग्रह बैठा होता है जन्म पत्री में, वो ही सानिध्य योग हो जाता है। गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, आदि आदि योग बनते हैं, पाप कर्त्री आदि भी योग बनते हैं। तो उनको अपने भाई का सानिध्य था, और कभी भी भाई का सानिध्य होने से, और जो अगर उनको पराक्रम ज्यादा हुआ, उनको क्रोध ज्यादा हुआ आया, तो वो तुरंत समन हुआ, और वह भाइयों का आपस में बहुत बहुत अच्छा संबंध रहा। ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है, हालांकि भगवान श्री राम का कोई उदाहरण बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम के चारों भाइयों का त्याग देख लो मंगल के कारण से। तो अगर भाइयों में आपस में बैर हो, संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो, मंगल के दुष्परिणाम है। अगर आपका मंगल कमजोर है, आपका मंगल आपको मांगलिक बना करके इस तरह के गुण अगर आप में भर दिए गए हैं, आप छोटी छोटी संपत्ति के लिए, बंटवारे के लिए, अपने भाइयों से झगड़ा आदि आपका मंगल करवा रहा है, तो आपको भगवान श्री राम के भाइयों के अनुसार त्याग सीख लेना चाहिए, और त्याग की भावना रखनी चाहिए। तो यही मंगल त्याग करने से आपको भगवान राम जैसे आपको प्रतिष्ठित भी करेगा, लक्ष्मण जैसा पराक्रमी भी प्रतिष्ठित करेगा, और आज भी उदाहरण है। इसी तरीके से आप अपने परिवार में और आपसी भाई आदि का झगड़ा आप में कभी नहीं होगा। तो ये मंगल से हमें सीख लेनी चाहिए, और इस तरह से अपने आप को, हमारे यहाँ बहुत से एग्जाम्पल हैं। दूसरा, अगर मंगल के अनुसार, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, अगर मंगल से प्रभावित व्यक्ति आज की राजनीति में सर्वश्रेष्ठ है, आप सभी जानते हैं, और मंगल से प्रभावित है, मांगलिक भी अगर कहें, लेकिन वो राजनीति में सर्वप्रिय नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। और इसी तरीके से खेल खिलाड़ी आदि में भी दो तीन प्रतिभाएं अगर आप जाने, जो अभी भी खेल रहे हैं या पूर्व के हमारे क्रिकेटर थे, मंगल से प्रभावित थे, और उन्होंने बहुत बढ़िया जो है इस खेल में, मंगल के कारण से इस खेल में बहुत देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, और बड़े बड़े जो है ना उन्होंने गेम खेले, जीते, और बहुत प्रतिष्ठा बढ़ी। इसी तरह से मंगल के अधीन सेना में, सेना नायक आदि में, पुलिस आदि में, और जो चिकित्सा शास्त्र में यानी चीड़ फाड़ के इसमें, और अग्निशमन आदि केंद्र में, और मार्शल आदि में, ये सारे मंगल के क्षेत्र हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में, स्पेस में, और एस्ट्रोनॉट आदि में मंगल का बहुत प्रभाव होता है। और ये मांगलिक योग जो है ना वाले व्यक्तियों को ये सब रास्ते मंगल अपने आप बना देता है, बशर्ते अब इन सब में जो भी हमारे ये क्रिकेटर और राजनीति और आदि जो भी प्रतिभाएं हैं, इनका मैं उदाहरण दे रहा हूं, इनके आप ये मांगलिक हैं, लेकिन इनके मंगल का जो सानिध्य है, साथ है, वो गुरु का प्रभाव है। यानी इनके आप देखना एडवाइजर बहुत अच्छे हैं, इनकी सलाहकार बहुत अच्छे हैं, इनकी निष्ठा भगवान के प्रति बहुत अच्छी है, अटूट है। तो उसका प्रभाव है कि मंगल का अच्छा फल ही इनको मिल रहा है, और वो अपने अपने क्षेत्र में अभी कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं। अगर इसके विपरीत आप जाएंगे, मंगल का अगर गुरु आदि के सानिध्य योग नहीं होगा, आप किसी गुरु का, किसी अच्छे व्यक्ति का, किसी अपने बुजुर्ग आदि की सलाह नहीं मानेंगे, अपने बड़े भाई आदि की सलाह नहीं मानेंगे, छोटे भाई आदि को स्नेह नहीं करेंगे, तो आप एक क्रूर शासक की तरह बन जाएंगे, जो आपको मैंने उदाहरण दिया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का। तो मंगल साहस देगा, मंगल पराक्रम देगा, लेकिन उस साहस को और उस पराक्रम को आपको मैनेज करना है, और मैनेज गुरु से होएगा। गुरु का मतलब आपको सलाह हमेशा लेकर के चलना होगा, थोड़ा सा विनम्र बनकर चलना होगा। अब रही बात जीवन साथी के प्रति, जीवन साथी का हम उदाहरण आपको देते। देखिए, अगर महिला की जन्म पत्री में मंगल का ये प्रभाव है, जो कि आपको पहले चित्र में हमने आपको देखा था, तो मंगल वाली जो महिलाएं हैं वो वीरांगना हैं और वीर पुत्री हैं, विशेष करके भारत की वीर पुत्री हैं, और वो बड़े बड़े पराक्रम आदि का
कार्य करती हैं, क्षमता शक्ति बहुत बढ़िया होती है उनमें, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है। इसी तरीके से राजनीति में मंगल की महिलाओं का बहुत बहुत नाम है और बहुत से नाम हैं। उनका नाम से उदाहरण देंगे थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, आप समझ लें कि राजनीति में भी मांगलिक महिलाएं बहुत तरक्की करती हैं, खेल के मैदान में बहुत तरक्की की। और जितने भी जो हमारे जोखिम भरे जो कार्य हैं वो महिलाएं अच्छे से मैनेज करें। इंजीनियरिंग क्षेत्र में तो कहना ही क्या है, और जो हमारा स्पेस क्षेत्र है उसमें भी मांगलिक महिलाओं का क्या कहना है। तो मांगलिक लड़की है, मांगलिक कुड़ी है, ऐसे कह करके हतोत्साहित न हुए। मंगल का जो अच्छा प्रभाव है, मंगल का जो अच्छा गुण है वो अपनाएं, बुरा प्रभाव न मिले। जैसे द्वादश संख्या में या द्वादश हाउस से कोई लड़की मांगलिक है, या सप्तम से मांगलिक है, या अष्टम से मांगलिक है, तो उसका एक सिंपल प्रभाव शक की नेचर मान लीजिए बन गया। वो पति पे शक कर रही है, या पति मांगलिक है वो पत्नी पे शक कर रहा, और शक के कारण से अनैतिक जो है ना आचरण हो जाए, अनैतिक संबंध हो जाए, अनैतिक जो है ना दुराचरण आदि आप सीख ले, तो ये मंगल का हो गया दुष्प्रभाव। लेकिन अगर इसको गुरु का और चंद्रमा लिक्विड का कारक है, और चंद्रमा का अगर प्रभाव रखेंगे जीवन में, चंद्रमा यानी सहनशील आप बनेंगे, उसको नीर क्षीर की तरह विवेक करेंगे, तो आपका यही मंगल आपको इस तरीके के रास्ते पे नहीं जाने देगा। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा, और आप वैवाहिक जीवन में दिन प्रतिदिन सफलता और लाभ भी प्राप्त करेंगे, और एक दूसरे का साथ भी देंगे, और जोखिम भरे जो भी समय आएगा वो घड़ी के भांति निकलता ही चला जाएगा। अब आपको मांगलिक दोष का परिहार के कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। मांगलिक दोष का परिहार कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था ना, गुरु के सानिध्य आदि से ना वही मंगल पॉजिटिव फल देता है। तो मांगलिक को इसको टेक्निकली रूप से आप समझ लें कि कुछ दोष यानी मंगल दोष, कुछ दोष तो ये दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है, अपने यहाँ मांगलिक दोष ऐसा ही ये शब्द उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित रहता है। तो कुछ दोष जो भी होता है, मंगल का दोष जो भी होता है, अगर उन्हीं स्थानों पे बृहस्पति होए तो मंगल दोष को निराकरण करता है। दूसरा एक श्लोक है कि यदि लड़की की कुंडली में जिस स्थान पे मंगल है और लड़के की कुंडली में भी उसी स्थान पे शनि है, मंगल है, सूर्य है, राहु है, या कोई और पाप ग्रह है, तो वो भौम दोष यानी मंगल दोष भंग हो जाता है। सूर्य, राहु, और शनि आदि से वो दोष भंग हो जाता है। शनि भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत तेष्वेव भवनेषु भौम दोषो विनाश कर, यानी कि ये भौम दोष का विनाश कर देता है, यानी मंगल के दोष को नष्ट कर देता है। दूसरा कि मेष राशि का मंगल अगर लगन में है, वृश्चिक राशि का मंगल अगर चौथे भाव में है, मकर राशि का मंगल 7वें भाव में है, कर्क राशि का मंगल 8वें भाव में है, और धनु राशि मंगल 12वें भाव में है, तो ये मंगल दोष को क्षीण कर देता है, यानी मंगल दोष सामान्य होता है कि अजय लगने भय चापे पाताले वृश्चिके कुजे दूने मृगे करकी चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। ये मुहूर्त पारिजात का श्लोक है, और इससे मंगल के दोष का निराकरण होता है। तीसरा कि अगर दूसरे भाव में चंद्र शुक्र का योग, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि चंद्रमा मंगल के साथ में, चंद्रमा जल का कारक ग्रह है, शुक्र का अभी थोड़ा सा और आगे बताएंगे, शुक्र के कारण से दुष्परिणाम भी क्या होते हैं वो भी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले ये आप जान लें कि द्वितीय भाव में यानी जो दूसरा भाव है, इसमें अगर चंद्र शुक्र का योग हो, या मंगल गुरु के द्वारा दृष्ट हो, केंद्र स्थानों में राहु हो, अथवा इन केंद्रों में राहु मंगल का योग हो, तो मंगल दोष क्षीण हो जाता है। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, उसी को बोलते हैं न मंगली पश्यति यस्य जीवा, यानी वो मंगली नहीं है लड़का लड़की जिसका चंद्र और भृगु
यानी शुक्र दूसरे घर में है। न मंगली पश्यति यस्य जीव, यानी बृहस्पति अगर दृष्टि डाल रहा है, बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि विशेष होती है। ये आपको अन्य वीडियो में दृष्टि संबंध आपको बताएंगे, लेकिन ये आप देख लें, अगर बृहस्पति देख रहा है तो मंगल दोष को कम कर रहा है, और राहु केंद्रगत है तो मंगल दोष को कम हो जाता है, और मंगल और राहु के योग से मांगलिक दोष उतना प्रभावी नहीं होता है। अगर मुहूर्त दीपक के अनुसार अगर आप देखें, सबले गुरु भृगोवा लग्ने दूने अथवा भूमि, यानी कि अगर गुरु बलवान हो, यानी सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति का गुरु बलवान हो, यानी कि कोई मंगल के अधीन मांगलिक लड़का, खेल खिलाड़ी आदि इसमें कार्य कर रहा है, अगर वो टीम वर्क के साथ अपने बॉस को, अपने गुरु को या अपने कोच को बिल्कुल सानिध्य, उसका कोच बहुत प्रबल है, तो वही व्यक्ति विराट कोहली बन जाता है। अगर कोच प्रबल है तो वही व्यक्ति पूर्व जो है ना कप्तान, और ये समझ लो बहुत बड़ा नाम जिनका है कपिल देव बन जाता है। तो सबले गुरु, जिसका गुरु सबल है, हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी का गुरु सबल है, यानी गुरु सबल का मतलब मंत्रणा सबल है, वो अपने बड़े लोगों की बात मानता है, सबले गुरु। अगर जिसका गुरु बहुत बहुत बड़ा, उनका गुरु का प्रभाव है या गुरु के सानिध्य है, तो मंगल दोष नहीं होता। तीसरा, केंद्र कोणे शुभादयो त्रिसडायो शुभ ग्रह, यानी केंद्र में और त्रिकोण में, केंद्र ये आपको मैंने बताए थे 1, 4, 7, 8, 10 और 12वें भाव में, अगर केंद्र और त्रिकोण में 3, 6, 11वें भाव में पाप ग्रह हो और सप्तमेश ग्रह सप्तम में भी हो, तो भी मंगल दोष कारक नहीं होता है, अनिष्ट कारक नहीं होता है। इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं जिनके कारण से मंगल दोष का परिहार होता है, मंगल दोष कम हो जाता है। ये सब आपको विचार करने चाहिए, तभी आप मांगलिक और नॉन मांगलिक, ये जो मांगलिक को मंगलिक में कन्वर्ट कर दिया ना, ये मांगलिक शब्द है, मंगलिक नहीं है। मंगलिक तो ये बोला जाने लगा, मंगलिक है, लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक है, बल्कि मांगलिक है। और मांगलिक का अर्थ ही यही होता है कि घर में सुमंगल कार्य, जैसे हम अभी हमारे देश में मांगलिक कार्य हुआ, यानी कि भगवान श्री राम का मंदिर बना और सभी लोगों में उत्साह भी था और मांगलिक के कारण से सभी इकट्ठे भी थे। इसी तरह से मांगलिक योग वाले टीम वर्क में बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, और मांगलिक कार्य घर में हो, देश में हो, अपने ग्राम में हो, सभी जब बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हों, उत्साह से भाग ले रहे हों, कोई भी त्योहार बड़े उत्साह चाव से मना रहे हैं, तो वो मंगल का प्रभाव है। और मंगल के प्रभाव के कारण से ही बड़े बड़े जो आयोजन हैं वो निष्कलंक और बड़े उत्साह के साथ संपन्न होते हैं, क्योंकि उसमें गुरु की दृष्टि होती है, चंद्रमा का प्रभाव होता है, शुक्र का प्रभाव होता है। ये सब ग्रहों के प्रभाव के कारण से, यानी गुरु एक श्रेष्ठ व्यक्ति का उसमें अच्छा जो है ना मार्गदर्शन रहता है, चंद्रमा उसमें सहनशीलता आदि, यानी उसको मैनेज करके चलते हैं, और भगवान का भी आशीर्वाद रहता है। तो बड़े से बड़ा जो कार्य होता है, बड़े से बड़ा अगर इवेंट होता है, वो मंगल के कारण से बहुत बढ़िया संपन्न होता है और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट भी रहता है। अब आपको हम आगे अष्टकूट मिलान के बारे में बता रहे हैं। जैसे आपको हमने बताया था कि मंगल मिलान के साथ साथ में आपको अष्टकूट मिलान भी देखना चाहिए। ये अष्टकूट क्या है? वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट और नाड़ी। अब इनको क्रम वाइज आपको समझा रहे हैं। देखिए, वर्ण क्या होता है? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ज्योतिष के वर्ण हैं। ये देखो, जाति के ऊपर मत लेना, यानी कि जाति के ऊपर लेने से, ये जाति तो अलग बात है, जाति बाद में बनी है, और ज्योतिष में कोई जाति नहीं है, वर्ण का ही मतलब है। तो ये जो वर्ण हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनको क्रम वाइज लिख लें। तो आप लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी राशि, जैसे मैंने आपको 12 का अंक दिया था ना, 12 राशि, तो कौन सी राशि
ब्राह्मण वर्ण की है, कौन सी क्षत्रिय वर्ण की है, कौन सी वैश्य वर्ण की है, शूद्र वर्ण की, ये जान लेंगे। सिंपल सा सूत्र यही है कि आप 4, 8, 12 ये ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं, 3, 7, 11 ये शूद्र वर्ण की राशियां हैं, 2, 6, 10 ये वैश्य वर्ण की राशियां और 1, 5, 9 ये क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं। अगर इसको आप क्रम वाइज लिखेंगे ना, 1, 2, 3, 4, फिर दूसरी लाइन में लिखो 5, 6, 7, 8, तीसरी लाइन लिखो 9, 10, 11, 12 और अब इनको ऊपर लिखोगे, 1, 5, 9 आएगा तो क्षत्रिय वर्ण हो गया, 2, 6, 10 आएगा वैश्य वर्ण हो गया, 3, 7, 11 आएगा शूद्र वर्ण हो गया और 4, 8, 12 ये ब्राह्मण वर्ण हो गया। तो ये वर्ण का मुताबिक एक अंक इसमें मिला हुआ है। तो वर्ण में यहाँ पे एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि कई बार ऐसा जो इसका अंतिम जो है ना नाड़ी के लिए बोल देते हैं कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, यानी ब्राह्मण वर्ण के लिए नाड़ी दोष विशेष देखना चाहिए। तो ये जो वर्ण है ना, ये राशियों का वर्ण है, ये जातियों का वर्ण में ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कि ब्राह्मण जाति में जो पैदा हो उनको ही सिर्फ नाड़ी दोष लागू होता है, अन्य जातियों में जो पैदा हो उनको नहीं लगा। अरे ये नहीं है, ये इन राशियों का ब्राह्मण वर्ण है। 4, 8, 12, 4 का मतलब कर्क राशि, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, 12 का मतलब मीन राशि। ये जो 4 राशियां हैं इनका वर्ण ब्राह्मण वर्ण है। इन राशियों के जो भी जातक होते हैं वो किसी भी जाति के क्यों न हो, किसी भी घर के भी क्यों न हो, तो नाड़ी दोष तो लगेगा। अब ये सिर्फ एक अपवाद है कि इसको जाति में कन्वर्ट करके नहीं देखना चाहिए। ये ज्योतिष का वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, जो मैंने आपको समझाया। तो इन्हीं की मित्रता और इसमें एक अंक मिलता है, तो ये वर्ण मिलाना चाहिए। वर्ण के बाद दूसरा जो मिलान का चैप्टर है वर्ण के बाद वो है वैश्य का आपस में मिलान देखना चाहिए। अब वैश्य में आप ये मान लो, जैसे 12 का अंक मैंने बताया था, ये 12 राशि आपको याद हो गई होंगी, नहीं याद होंगी तो याद कर लेना। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। और इन राशियों के आप अगर चित्र देखेंगे, इन राशियों के आप स्वभाव देखेंगे, इन राशियों का आकार आप देखेंगे, तो मेष राशि का आकार आपको इंग्लिश नाम भी है, एरिस है, टोरस का है, बैल जैसा है, मिथुन यानी एक जोड़ा है, कर्क का केकड़े के आकार है, सिंह राशि शेर जैसा है, वर्गो कन्या, तुला राशि तराजू के आकार, वृश्चिक यानी कि बिच्छू की तरह से, धनु राशि नीचे 4 पाए भी हैं और धनु हाथ में भी है, मकर राशि मगरमच्छ जैसी है और कुंभ राशि घड़े के सदृश है और मीन जोड़ा मछली के आकार की है। तो ये जो राशियां हैं इन राशियों के अनुसार वश्यकूट देखते हैं, यानी कि इन राशियों में आप देख पा रहे होंगे इन राशियों में आप देख रहे हैं कि कुछ राशियां चतुष्पद हैं, यानी 4 पैर वाली हैं। मेष राशि है, वृष राशि है, धनु राशि का उत्तरार्ध और मकर का पूर्वार्ध, ये 4 पैर वाली राशियां हैं। और कुछ 2 पैर वाली हैं मानव राशियां, यानी मिथुन राशि लगा लो, कन्या राशि, तुला राशि और धनु का पूर्वार्ध और कुंभ राशि, ये 2 पैरों वाली राशियां हैं। और जलचर राशियां हैं, कर्क राशि है, मकर का उत्तरार्ध और मीन राशि, ये जलचर राशि है। और कीट राशि सिर्फ एक है, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक राशि हम बोलते हैं, इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं। तो ये जो राशियां हैं इन्हीं के अनुसार इनका वश्यकूट विचार करना चाहिए, यानी कि जो राशि 4 पैर वाली है उस राशि का 4 पैर वाले के साथ में, और मानव वाली राशि है उसका मानव के साथ में, जलचर वाली राशि है उसका जलचर के साथ में, वनचर यानी सिंह राशि है उसका सिंह के साथ में, कीट यानी वृश्चिक राशि है वृश्चिक के साथ में, तो ये भकूट मिल जाता है। इसके 2 अंक मिलते हैं। इस तरह से आप जन्मपत्री मिलान में भकूट मिलान भी कर ले। भकूट के बाद तीसरा है ताराकूट। तारा क्या है कि जैसे तारा का संबंध नक्षत्रों से है, जैसे आपको मैंने 28 का अंक बताया था ना कि 12, 9, 12, 28 यानी 28, 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र अभिजित 28। तो जो 28 नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों की कुछ ताराएं भी होती हैं और उनके नाम हैं
जन्म तारा, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मैत्र, अति मैत्र, ये नक्षत्र की ताराएं हैं। और अगर ये नक्षत्र की ताराएं यानी कि 27 को अगर 9 से भाग देंगे, तीन नक्षत्र की एक एक तारा होती है। और इस तारा के अनुसार भी ताराकूट इसको जो बोलते हैं, इसमें भी आप नक्षत्र के अनुसार कि लड़के का जन्म किस नक्षत्र में है, लड़की का जन्म किस नक्षत्र में है, इस अनुसार मिला करके और वो तारा मिलान करते हैं। और तारा अगर शुभ है तो शुभ, अगर तारा नहीं मिली तो अशुभ। इसी का अंक का 3 अंक मिलान में मिलता है, यानी ये टोटल होकर के 36 अंक बनेंगे। आप ये देखें तो चौथा जो चैप्टर है कुंडली मिलान का वो है योनिकूट। देखो, अश्विनी आदि नक्षत्रों के अनुसार जातक की योनि ज्ञात करनी चाहिए। यानी कि आप ये मान लें कि 28 नक्षत्र हैं और 14 योनि हैं ज्योतिष में। ये योनि आप उस स्त्री प्रधान अंग की तरफ न आपका विचार जाए, ये योनि ज्योतिष की योनि है। यानी ज्योतिष में ये योनि पशुओं का इसमें नाम है। जैसे 28 नक्षत्र हैं तो 2-2 नक्षत्र की एक एक योनि बनती है। 14 योनियों के नाम भी आप सुन लो: अश्व योनि, गज योनि, मेष योनि, सर्प योनि, स्वान योनि, मार्जार योनि, मूषक योनि, गो योनि, महिष योनि, व्याघ्र योनि, मृग योनि, वानर योनि, नकुल यानी नेवला और सिंह योनि। ये 14 योनि होगी। एक एक योनि में 2-2 नक्षत्र आते हैं। जैसे अश्विनी और शतभिषा नक्षत्र की अश्व योनि है। इसी तरह से क्रम वाइज ये आप नेट आदि पे सर्च करके जान लेना, सीख लेना। तो जो जो योनि है इनमें आप देखो कि किस किस योनि का आपस में बैर है। बहुत सी ऐसी योनियां हैं जिनका बहुत बैर है। जैसे मान लो सर्प योनि है और एक है मूषक योनि, तो सांप और मूषक की बनेगी क्या? सांप और नकुल की बनेगी क्या? एक है व्याघ्र योनि, व्याघ्र और मृग की बनेगी क्या? सिंह और मृग की बनेगी क्या? व्याघ्र और गौ की बनेगी क्या? मार्जार और मूषक की बनेगी क्या? इसी तरह से इन पशुओं के अनुसार ये योनि बनाई हुई। और इसी में लड़का लड़की का नक्षत्र देख करके कि कौन सी योनि का प्रतिनिधित्व करता है, तो योनि वैर न हो। अगर ये योनि वैर होता है तो आपस में उदासीनता बनी रहती है, आपस में सामंजस्य नहीं बना होता, सेक्सुअल पावर भी सही नहीं रहता, दाम्पत्य जीवन भी सुख नहीं होता। इसलिए योनि वैर को आप अपनी जन्मपत्ति में देखें कि आप किस योनि में पैदा हुए हैं, आपकी जीवन साथी किस योनि में पैदा हुए हैं। अगर उसमें योनि वैर है तो उसका परिहार करें, उसका उपाय करें। अगर सामान्य है तो आप दोनों के सब कुछ सामान्य चलता ही है। अब 5वां प्रकरण है ग्रह मैत्री। देखो, मैंने आपको बताया था 12, 9, 12 यानी 9 जो अंक था वो 9 अंक 9 ग्रह का था। और इन ग्रहों की आपस में मित्रता शत्रुता भी है। ये भी आप जान लेना कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा ग्रह किसका शत्रु है। और इन मित्रता शत्रुता के अनुसार ही आपस में एक दूसरे को ग्रह मैत्री की संज्ञा दी है, जो 5वां चैप्टर है। और इसी मित्रता के अनुसार ही जीवन में आपस में सामंजस्य होता है, पति पत्नी का सामंजस्य होता है, जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो जिसका जिस ग्रह से जो संबंध हो, जिसका जो ग्रह की राशि का स्वामी हो, यानी जैसे मेष राशि है, स्वामी है मंगल, वृष राशि है शुक्र उसका स्वामी है, और सिंह राशि है सूर्य उसका स्वामी है, कुंभ राशि है शनि स्वामी है। तो कुंभ की और सिंह की बनती नहीं है, क्योंकि राशि एक का स्वामी शनि, एक का स्वामी सूर्य। इसी तरह से ये ग्रह मैत्री इसको बोलते हैं, बहुत जरूरी चैप्टर होता है। इस ग्रह मैत्री को भी जन्म पत्री के मिलान में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। 6ठा जो चैप्टर है वो है गण। अब हमारे ज्योतिष में 3 गण हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। अब इस गण से भी आप जो है ना अन्यथा न ले। देखो, मैंने आपको बताया ना, कुछ दोष नहीं है, मंगल राजयोग देता है। जैसे पीछे आपने इस वीडियो में देखा,
इसी तरह से ये गण का भी नाम जो है ना कि राक्षस गणी कन्या है, राक्षस गण का लड़का है, ये तो राक्षस है, ये तो देव है, ये तो मनुष्य नहीं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ राशियों का ऐसा नक्षत्रों का विभाग कर रखा है कि वो देवगण और राक्षस गण में कन्वर्ट होते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि देखो, गण का विचार करने के लिए आपको वो 27 नक्षत्र याद होने चाहिए। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्रों का गण क्या है? देवता गण के हैं। तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी और आद्रा, इन नक्षत्रों का गण मनुष्य गण है। और बाकी जो बचे कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतविशाखा राक्षस गण है। यानी कि देवगण का देवगण के साथ, देवगण का मनुष्य गण के साथ और राक्षस गण का किसके साथ, जो मिलान का जो चैप्टर होता है ना, वो ही हमने देखना होता है। गण दोष का परिहार क्या होता है? अगर गण नहीं मिलता है, आपस में गण आपकी जन्मपत्री में आपने देखा पति पत्नी का गण अलग अलग है, विपरीत है, मान लो एक का राक्षस गण भी है, एक का देवगण है, दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है, तो उसका परिहार क्या करें? उसका परिहार है कि आप राशि पतियों को देखें, आपकी राशि के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं। दूसरा, आप अपनी नवांश जन्मपत्री में देखें, लड़की के नवांश जन्मपत्री में देखें, उसमें नवांश का पति कौन है। ग्रह मैत्री को देखें और नाड़ियों को भी देखें, और गण के दोष का ये परिहार होता चला जाएगा। इसी भांति आप तारा, वैश्य, योनि, ग्रह मैत्री जो 4-5 चैप्टर पहले बताए हैं, उन सब को देखें। अगर अकेला गण दोष है तो उसमें आप अपने आप को भौचक्का न करें, आप अपने दिमाग के कीड़े को निकाल दें कि ये लड़की राक्षस गण की है यानी राक्षस है, या ये लड़का राक्षस गण का है ये राक्षस। ऐसा नहीं है। ये गण जो है ना, देव, मनुष्य और राक्षस, ये ज्योतिष में इन नक्षत्रों के अनुसार संज्ञा है। और इस संज्ञा के अनुसार यही है कि इस नक्षत्र में पैदाइश लड़का या पार्टिकुलर इस नक्षत्र में पैदाइश लड़का यानी देवगण में पैदाइश लड़का लड़की, दोनों का मिलान बहुत अच्छा रहता है। ये आपने गण के बारे में जान लिया। 7वां चैप्टर जन्मपत्री मिलान का जो है वो है भ्रकूट मिलान, इसको राशि कूट भी कहते हैं। भ्रकूट का तात्पर्य है वर एवं कन्या की परस्पर राशियों में अंतर, यानी ये 6 प्रकार का होता है। प्रथम अंतर होता है समसप्तक, यानी एक की राशि, जैसे मैंने 12 का अंक दिया था ना, 12 राशियां हैं, यानी एक की राशि दूसरे की राशि से समसप्तक है, यानी पहली राशि और 7वीं राशि समसप्तक होगी, यानी पहली राशि से 7वीं राशि। तो एक तो ये होता है समसप्तक, और दूसरा होता है तृतीय और एकादश, यानी 3 और 11, तीसरी राशि और 11वीं राशि। एक होता है दूसरी राशि और 12वीं राशि, एक होता है चौथी राशि और 10वीं राशि, और एक होता है 9वीं राशि और 5वीं राशि, और एक होता है 6ठी राशि और 8वीं राशि। यानी इसको षडाष्टक, नवम पंचक, द्विद्वादश आदि नाम से योगों से जाना जाता है। इनमें जो द्विद्वादश यानी दूसरी राशि और 12वीं राशि है, या नवम पंचक है, या षडाष्टक, ये अशुभ भकूट है, तथा शेष एक राशि यानी 7वीं राशि है, तीसरी राशि या 11वीं राशि है, तथा 4 और 10वीं राशि अगर लड़का लड़की की आपस में है तो ये भकूट में सही है। भकूट को जानने की एक सरल विधि यह भी है कि वर की राशि से कन्या की राशि तथा कन्या की राशि से वर की राशि तक गणना करनी चाहिए। यदि दोनों की राशि आपस में दूसरी 12वीं द्विद्वादश भकूट है, तद अनुसार ही आप गुण विभाजन आप कर लें। वर और कन्या की जन्म राशि परस्पर 6ठे 8वें तो षडाष्टक है, 6ठी और 8वीं होएगी तो षडाष्टक रहेगी। कन्या की जन्म राशि और वर की जन्म राशि 5वीं 9वीं होगी तो नवम पंचम होएगा। ऐसे ही आप इनको, षडाष्टक योग थोड़ा सा इसमें खतरनाक होता है। षडाष्टक योग में इसमें माता पिता और परिवार के निकट बंधु बांधव आदि का कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है, वो उसका परिहार आप उसमें देख लें। षडाष्टक का परिहार वैसे राशि के अनुसार ये भी दिया है कि मेष और वृश्चिक राशि ये षडाष्टक है,
यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि, तो मेष का मालिक कौन? मंगल। वृश्चिक का मालिक कौन? मंगल। यानी एक दूसरे से षडाष्टक योग है, लेकिन इनमें ग्रह मैत्री एक है, यानी राशि स्वामी मंगल ही तो है, तो दोनों एक जैसे। लड़का मेष राशि का, वृश्चिक राशि की लड़की, तो उसमें कोई षडाष्टक का कोई दुष्परिणाम होगा। इसी तरह से वृष राशि और तुला राशि, तो वृष राशि का जो मालिक है वो शुक्र है, तुला राशि का भी मालिक शुक्र है, ये षडाष्टक योग भी कोई दुष्प्रभाव नहीं देगा। तो ये देख मिथुन राशि और मकर राशि का भी है, कर्क राशि धनु राशि का है, सिंह राशि और मीन राशि का है, तथा कुंभ और कन्या राशि का भी। ये जो ना मित्र षडाष्टक होता है ये अशुभ नहीं होता है। बैर षडाष्टक की बात करें तो वो अशुभ होता है, जिसमें 1 6 यानी एक राशि मेष राशि, कन्या राशि, वृष 2 9 दूसरी राशि और 9वीं राशि, तीसरी राशि 8वीं राशि, चौथी राशि 11वीं राशि और 5वीं राशि 10वीं राशि और 7वीं राशि और 12वीं राशि, ये शत्रु षडाष्टक होते हैं, इसको त्याज्य माना गया है। अब 8वां जो चैप्टर है उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। ये आपने 7 चैप्टर जान लिए, जन्मपति मिलान के ये 7 चैप्टर हैं। 8वां जो चैप्टर है वो है नाड़ी। अब नाड़ी के ऊपर हम आपको बता रहे हैं, और नाड़ी का क्या प्रभाव होता है, नाड़ी क्या होती है, वो सारी जानकारी आप देखो। 8 कूट मिलान आपने निर्धारित किया, इनमें तत्वों में एक नाड़ी का विशेष महत्व, इसलिए इसका अंक भी 8 है। यानी पहले का 1 था, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, पांचवे का 5, छठे का 6 और 7वां ये जो आपने बकूट देखा 7, लेकिन नाड़ी के 8 अंक होते हैं। टोटल मिलाकर के ये 36 अंक हो गए, 36 गुण हो गए। वर कन्या की एक ही नाड़ी होना विवाह में अशुभ होता है। 36 गुणों में से इसके ये 8 गुण निर्धारित है। भिन्न भिन्न नाड़ी के 8 गुण और नाड़ी समानता होने पर गुणाभाव यानी शून्य हो जाता है। अब इन नाड़ी को कैसे जाने, तो वही नक्षत्र आप 27 नक्षत्र को कन्वर्ट करें 3 भाग में, तो अश्विनी भरणी कृतिका इस क्रम से लिखें। ऊपर लिखें अश्विनी, नीचे लिखें भरणी, उसके नीचे लिखें कृतिका, फिर ऊपर लिखें आद्रा, फिर नीचे लिखें मृगशिरा, फिर रोहिणी। ऐसे क्रम में ये आप बनाते रहें, यानी कि अश्विनी भरणी कृतिका। तो अश्विनी जो नक्षत्र है ये आदि नाड़ी का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है ये मध्य नाड़ी का है, और अंत्य नाड़ी है कृतिका नक्षत्र की। यानी इन नक्षत्रों में जो पैदा हुए उनकी ये नाड़ियां बन गई, और इन नाड़ियों के अनुसार आपस में बैर और वो देखा जाता। तो ये नक्षत्र मिलान कर लेना चाहिए कि लड़का और लड़की का कौन से नक्षत्र में जन्म है, कौन से नक्षत्र में पैदाइश है, उसके अनुसार ये नाड़ी का निर्धारण होता है। वर और कन्या का जन्म नक्षत्र एक ही नाड़ी में पड़ना विवाह में अशुभ माना जाता है। दोनों की आदि नाड़ी यानी प्रथम नाड़ी हो, विवाह के पश्चात उनका परस्पर वियोग होने की संभावना है, और मध्य नाड़ी हो तो दोनों को एक दूसरे से हानि होती है, यानी शारीरिक हानि होती है, जिसको इंफेक्शन आदि बोलते हैं। ये नाड़ी दोष के कारण से बहुतायत देखा जाता है कि उनको शारीरिक विषमता आती ही आती है। और अंत्य नाड़ी हो तो वैधव्य विदुर आदि का भी योग बन जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि उनकी पूर्ण आयु है, हीन आयु है, या जन्मपति में और भी अन्य योग में वो बलाबल और सारी चीजों का विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। मंगल के कारण से और इन अष्टकूट मिलान के कारण से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मंगल ग्रह बहुत पावरफुल है, मंगल के बगैर जीवन भी नहीं है। यानी ये मान लो अगर शरीर में मंगल नहीं, यानी कि ब्लड नहीं, खून नहीं, तो जीवन है क्या? नहीं है ना। लेकिन खून से संबंधित विषमताएं भी तो आती हैं, खून से संबंधित दोष भी तो आते हैं। मंगल जिस जिस अंक का होगा, जितने अंक का होगा, यानी कि मंगल 0 से 6 तक होगा तो वो बाल अवस्था है, और 6 से 12 तक होगा तो थोड़ा सा कुमार अवस्था का है, और 12 से लेकर के 18 तक होगा तो युवावस्था का है, और 18 से लेकर के 24 अंश का होएगा तो वो वृद्ध अवस्था का है, और 24 से लेकर 30 अंश का होएगा तो वो मृत अवस्था का है। यानी ये मंगल की डिग्री है। तो मंगल जन्मपति में ये तो देखें कि कितनी अवस्था का है, डिग्री कितनी है। कमजोर है बाल अवस्था का तो बालक जैसा वो रहेगा,
लेकिन किशोर अवस्था का मंगल है तो कुछ चीजें जैसे ब्लड है ना, तो ब्लड में कुछ चीजें तो आती हैं ना, अनियमितता। जैसे महिलाओं के लिए अगर मंगल के कारण से जो मासिक धर्म होता है उसमें अनियमितता होती है। पुरुषों के लिए अगर मंगल का है तो जीवन में मान लो कोई शरीर में कहीं कोई फोड़ा हो गया, कोई फुंसी होगी, घाव हो गया, ये होता है। पृथ्वी पे भी तो मंगल का प्रभाव है। अगर मंगल का प्रभाव की जो जमीन है वो ऊसर भूमि होती है यानी जर्जर होती है, उसमें उपज नहीं होती। दूसरा जो ज्वार भाटा आदि जो फटता है पृथ्वी में, वो भी मंगल का प्रभाव है। तो इसी तरह के शरीर में भी मंगल का प्रभाव है। कहीं कहीं दाना निकल आना, कहीं कहीं जो है इंफेक्शन हो जाना, ये मंगल का प्रभाव है। इस मंगल को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी मांगलिक प्रभाव है, मांगलिक दोष है, पर उस दोष को योग में कन्वर्ट किया जा सकता है। और योग में कन्वर्ट करने के लिए आपको, जैसे कि हमने पूरे वीडियो को सार में बताया और बता रहे हैं कि आपको गुरु का सानिध्य होना चाहिए। आप एक अच्छे एडवाइजर अपने पास रखें, अपने माता पिता, बड़े भाई बहन आदि की सलाह से आप चलें, सामंजस्य बना के चलें। करियर में अगर आप देख रहे हैं तो एक करियर में आप अपने बॉस के साथ में बना करके चलें, बॉस के इशारे को समझें। और अगर आप खेल इत्यादि में अगर आप भाग ले रहे हैं, इसमें अगर आप आगे जाना चाह रहे हैं तो अपने कोच का बहुत ज्यादा आदर सम्मान सत्कार करें, यानी गुरु का सम्मान, चंद्रमा का सम्मान और शुक्र का सम्मान। तो शुक्र भौतिक सुख सुविधा का है, विलासिता आदि को त्यागे और अधिक रूप से आप जीवन में रहें, पत्नी व्रता रहें, पतिव्रता रहें, तो ये जीवन की जो मंगल से संबंधित होने वाली जो चीज है ना, वो नहीं होंगी। कुंडली मिलान का यही फायदा है। इसी कुंडली मिलान के कारण से आप अगर कुंडली मिलान करके चलेंगे तो आपको सबसे पहले यौन अनुकूल साथी मिलेगा। दूसरा, आपको एक आर्थिक रूप से अनुकूल साथी मिलेगा। तीसरा, हमने आपको ये 8 चैप्टर बताया, तो तीसरे आप अच्छे, आपके ससुराल वाले अच्छे मिलेंगे, आपकी खूब बनेगी। चौथा, अगर आप कुंडली मिलान का ये फायदा भी आपको मिलेगा कि आप दिमागी रूप से स्थिर रहेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। दोनों साथियों के बीच में एक दूसरे का सम्मान रहेगा और भावनाएं भी समान रहेंगी। छठा, आपको एक अच्छा विनम्र जीवन साथी मिलेगा। ये अष्टकूट मिलान का वो है। और इसी तरह से आप अष्टकूट मिलान का दोनों साथियों के बीच में उम्र की भी अनुकूलता रहेगी, यानी साथ साथ ही संसार से जाएंगे। जाना तो सबको है पर साथ साथ जाएंगे। विवाह लंबे समय तक चलेगा। और सबसे अहम बात यह है, अगर ये सारी चीजें आप मिलान करके चलते हैं, जन्म पत्री मिलान करके चलते हैं, मंगल आदि का मिलान करके चलते हैं, तो व्यभिचार की भावनाएं खत्म होंगी। और ये आज के जीवन का बहुत बहुत घिनौना जो ना सच है। और इसी व्यभिचार के कारण से अच्छी भली मैरिज लाइफ में जहर घुल जाता है। अच्छे घराने के बच्चे एक दूसरे को त्यागने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अगर मैं अपने अनुभव के अनुसार बताऊं तो जो शहरी मेट्रो सिटियों की जो शादियां हैं, जो विवाह हैं, वो विवाह संबंध विच्छेद होने के 60% केस आ रहे हैं। यानी कि 100 में से 60 शादियां जो है टूट रही हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, छोटे शहरों में भी, यानी कि शादी टूटना ये आम हो गया है। अब आप इनको अपनी ज्योतिष के अनुसार, अपने इस व्यवहार के अनुसार इसको अच्छा बनाएं। देखो, एक बात ध्यान रख लेना, जो तलाक शब्द है और डाइवोर्स शब्द है, ये हमारे शब्द ही नहीं है। तो जब हमारे ये शब्द ही नहीं है तो हमारे सनातन धर्म में ये चीज प्रैक्टिकल कैसे, जरा सोचो। तलाक शब्द अरबी शब्द है और वहीं से आया है, उनके यहाँ होता होगा। डाइवोर्स शब्द ये भी जो ना पाश्चात्य शब्द है। तो पाश्चात्य शब्द को, पाश्चात्य जब हमारे यहाँ शब्द ही नहीं था तो हमारे यहाँ तलाक डिवोर्स तो था ही नहीं। शब्द ही नहीं था तो था ही नहीं। हमारे यहाँ तो वियोग था। और हमारे यहाँ वियोग को कन्वर्ट करने का एक दो उदाहरण आपने देखे हैं। वियोग जरूर था, लेकिन तलाक और डिवोर्स बिल्कुल नहीं था। इसलिए तलाक और डिवोर्स से शांति नहीं है।
कि तलाक कर दिया चलो शांति मिल जाएगी। आप जन्म पत्री मिलान करें और मिलान करके सारे चैप्टर को विधिवत एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिसीजन लें और अपना निर्णय लें। दोनों का कुल वंश परंपरा आदि को भी देखें, गोत्र आदि को भी देखें। देखो हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े सियाने थे, वो कुल वंश आदि को पहले देखते थे, गोत्र का मिलान करते थे। अब ये आजकल मॉडर्न हो गया, नहीं ये सब चीजें क्या, अरे बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको ये चैप्टर बताया नाड़ी दोष, तो नाड़ी दोष का जो गोत्र यानी ब्लड से बहुत बड़ा संबंध होता है। एक ही ब्लड में एक ही डीएनए में अगर ये शादियां हो जाएं तो वो फिर रोग आदि का कारण होती हैं, संतानोत्पत्ति में बाधक होती हैं और ये अव्यवस्था बन जाएगी। तो इसलिए गोत्र आदि को छोड़ करके, गोत्र आदि को त्याग करके जैसा भी जो नियम है उसके मुताबिक आप मैरिज करें, शादी करें। आपका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहेगा, आपका जीवन साथी आपको बहुत अच्छे से आगे आप निभाएंगे। और हमारे यहाँ 7 जन्मों का संबंध है, 7 जन्मों का बंधन है। ये 7 जन्म तक अगर हम अवधारणा पे चलते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थोड़ी ना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना किया है कि चलो जी मैरिज कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 1 साल बाद उधर नहीं तो उधर कर लिया। ये सब चीजें कुछ नहीं है। ज्योतिष में सनातन धर्म के मुताबिक आप आंखें खोलें और ज्योतिष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष शास्त्र है, सूर्य चंद्रमा जिसके साक्षी हैं। तो इस ज्ञान के माध्यम से, इस नॉलेज के माध्यम से, इस नॉलेज को आप लें। आजकल नेट आदि पे आप सीख लें और कोई योग्य सुयोग्य ज्योतिष के जानकार से आप समय समय पे डिसीजन सलाह लेते रहें। अपने गुरु का सानिध्य रखें, अपने चंद्रमा को प्रबल रखें, अपने जीवन साथी के प्रति उदार रहें, समर्पित रहें और डेडिकेटेड रहें। और साथ में एक दूसरे पे शंका कुशंका न करें, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपके जीवन में बाधाएं हैं तो आप अपने दोनों की जन्म पत्री का विश्लेषण करें, स्वयं करें। जैसे मैंने आपको ये सारे चैप्टर के अनुसार समझाए, उसी अनुसार आप स्वयं कर लें। दूसरा, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चित्र है ना, ये मंगल की पोजीशन को जानने के लिए चित्र है। यानी कि बाल्य अवस्था, चाइल्ड अवस्था इसको बोलते हैं। ये है 0 से 6 डिग्री का अगर मंगल है ना, तो वो बाल्य अवस्था का है और वो बच्चे जैसा ही है, उसका कोई बहुत ज्यादा मांगलिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुमार अवस्था अडल्ट 6 से 12 अंश का है तो वो कुमार अवस्था का है, ये थोड़ा सा प्रभाव करेगा। युवावस्था जो 12 से 18 तक जैसे बताया, ये युवा अगर मंगल का आप मांगलिक है उस राशि के ऊपर इतने अंश हैं, इतनी डिग्री हैं 12 से 18, तो ये युवावस्था का है। इस समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वृद्धावस्था ओड अवस्था 18 से 24, वृद्धावस्था थोड़ा सा अवस्था के मुताबिक आप सोच लो तो मंगल वैसा ही फल देगा। और मृत अवस्था होती है डेड 24 से 30 अंश तक। अगर मंगल आपका बैठा हुआ आपकी राशि में और आपको मांगलिक बना रहा तो डेड अवस्था का उतना ज्यादा नहीं होगा। इसको मोटा मोटी अगर ये देखें, कई बार बोलचाल की भाषा में ये बोल देते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल मांगलिक है, ये तो अंशात्मक मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है, बहुत से नाम दे देते हैं। इसका सिंपल प्रभाव ये है, मांगलिक शब्द से डरना नहीं। मांगलिक को मंगलिक न बनाओ, ये मंगलिक बहुत डरावना शब्द हो रखा, बहुत भयभीत करने वाला शब्द है। कोई भी लड़का लड़की जो हमारे देश में पैदा हुए हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत सुयोग्य हैं, योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, वीरांगना हैं। उनका मिलान उसी के मुताबिक होना चाहिए, यानी जैसी पर्सनैलिटी हो। ये मंगल और ये मिलान का जो चैप्टर है ये इसी भाव को दर्शाता है कि जैसे पर्सनैलिटी के हमारे बच्चे हैं उसी पर्सनैलिटी के मुताबिक ही हमें उनका मिलान करना चाहिए। और मिलान करके इन ग्रहों की डिग्री अंश आदि को देख लेना चाहिए। मिलान करते वक्त सिर्फ एक मंगल पहले हाउस में, चौथे हाउस में, 7वें हाउस में, 8वें हाउस में, 12वें हाउस में मंगल दिख गया जन्मपत्री में, नहीं जी मांगलिक दूर से ही उस लड़का लड़की को मना न करे, उनके अंशात्मक अध्ययन करे। मंगल कितना पावरफुल है, कितना बली है, निर्बल है, सबल है, प्रबल है, क्या स्थिति का है, उसी के मुताबिक डिसीजन ले। और उसी के मुताबिक लिए हुए डिसीजन का दाम्पत्य जीवन मिलान का चैप्टर बहुत बढ़िया रहेगा और जीवन बहुत आगे चलेगा। आशा है ये लंबा और बहुत पावरफुल वीडियो
आपके काम आएगा। इस वीडियो को 2, 3, 5 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में लगेगा। और भी अन्य विशेष कोई जानकारी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में अगर समय मिला तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और समय समय पे आप जो है ना इस चीज़ को रिमेम्बर करते रहें, देखते रहें, याद करते रहें, और ये राशियां याद कर लेना जैसे मैंने आपको बताया था, तो ताकि अगला वीडियो जो हम डालेंगे, अगला वीडियो जो बनाने वाले हैं आपको ज्योतिष सिखाने वाला, लगन चार्ट में ज्योतिष कैसे देखें, जन्म पत्री कैसे पढ़ें, अपनी जन्म पत्री कैसे जानें, अपने सगे संबंधियों जन्म पत्री कैसे पढ़ें, तो ये काम आएगा। ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 जो अंक है ना, इसी अंक यानी मेष का मतलब 1 नंबर राशि, वृष का मतलब 2 नंबर, इनका इंग्लिश नाम भी है, यानी कि ये अंग्रेजी साइन भी हैं, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस। यानी कि ये नाम आप हिंदी इंग्लिश में आप याद कर लेना। ये 12 राशियां याद होगी तो अगला जो वो वीडियो हम राशि के अनुसार यानी जन्म पत्री देखना आपको बताएंगे, वो आपको और भी अच्छे से समझ में लगेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, नहीं तो हम खो जाएंगे, हमारा ये वीडियो कहीं खो जाएगा, ये चैनल कहीं खो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप ढूंढते रहोगे। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्री है, और लाइक शेयर ज़रूर करना, दूसरों को भी बताना। आपका दिन शुभ हो। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, और इस जानकारी से लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, और अपने जीवन की अगर कटुता है उसको मधुरता में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर मधुर जीवन है तो और भी मधुर तरीके से आप जीवन को आगे जिएंगे। इससे आपको, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधियों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको लाभ होगा। जय हो, जय भोलेनाथ, जय मंगल देव।